प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको जो वीडियो लेकर के आया हूं, उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और जिसमें मेरा प्रकरण रहेगा सूक्ष्म शिक्षण के सोपान। सूक्ष्म शिक्षण के वो कौन कौन से सोपान है जिनके अंतर्गत हम सूक्ष्म शिक्षण को ठीक प्रकार से समझ सके। उन सोपानों के आधार पर कौशलों को सीख सके, पाठ के प्रस्तुतिकरण को सीख सके, पाठ योजना बनाना सीख सके, कई प्रकार के जो फीडबैक है वो हमको मिलते हुए उन कमियों को हम दूर कर सके। इन सारी जो प्रक्रिया है उनके सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे। मैं रोजाना आपको नई नई वीडियो लेकर के आ रहा हूं और सिलेबस के अनुसार कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने जो सिलेबस निर्धारित किया है एमएड का, अध्यापक एजुकेशन का, उसके अनुसार मैं यूनिट वाइज आपको विषय वस्तु को लेकर के वीडियो बनाते हुए आपको रोजाना भेज रहा हूं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उन वीडियो को सुन करके, देख करके अपनी विषय वस्तु को, पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे होंगे और उसको पढ़ करके आप अच्छे डिवीजन से अंक हासिल करेंगे और विश्वविद्यालय में अपना स्थान बनाएंगे, ऐसी आशा हम रखते हैं। क्योंकि कॉलेज प्रबंधन एवं प्राध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों को कोई पढ़ाई की हानि नहीं हो, इस हेतु अच्छी तैयारी करते हुए विषय वस्तु को साथ कंप्लीट करते हुए, सिलेबस को कंप्लीट करते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। आप पूरा लाभ इसका उठाएं ताकि हम अच्छे डिवीजन से पास होकर के महाविद्यालय का नाम भी रोशन कर सके और अपने नाम भी रोशन कर सके। ऐसी आशा रखते हुए आज हम वीडियो लेकर के आए सूक्ष्म शिक्षण के सोपान की। आप इसको देखेंगे और सुनेंगे। सूक्ष्म शिक्षण सोपानों में सर्वप्रथम हम बात करें तो शिक्षण कौशल व सैद्धांतिक विवेचन। शिक्षण कौशल व सैद्धांतिक विवेचन सर्वप्रथम हम इसके सोपानों के अंतर्गत लेते हैं कि सर्वप्रथम शिक्षण कौशलों के बारे में उनको बताते हैं हमारे कौन कौन सी कौशल है, उन कौशलों का ज्ञान हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, एक एक कौशल को हम किस प्रकार से सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और सैद्धांतिक विवेचना हम किस प्रकार कर सकते हैं, उद्देश्यों को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार के हम जब पाठ योजना बनाते हैं तो हमें सैद्धांतिक विवेचना सीखनी जरूरी हो जाती है। सामान्य उद्देश्य सीखने जरूरी हो जाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य सीखना जरूरी हो जाते हैं। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए हम उन कौशलों का विकास कर सकते हैं, कौशलों को सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम शिक्षण कौशलों के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम सिद्धांतों को नहीं जानेंगे, उद्देश्यों को नहीं जानेंगे, उद्देश्यों को हमें जानना होगा। ज्ञान, बोध, अबोध, प्रयोग, कौशल, अनुप्रयोग, इन सारे जो हमारे उद्देश्य है उनको हमें जानना होगा। इनमें क्या क्या ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार हमारे जो उद्देश्य बताए गए हैं उनमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक रूप से जो हमारी चीज व्यवस्थित की गई है उन उद्देश्यों की, उनके अनुसार हम सीखें और उन कौशलों का हम विकास करें। क्योंकि जब तक हम इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करेंगे, जानेंगे, तब तक हम कौशलों को भी सीखने में हमें कठिनाई होगी। इसलिए हमें कई प्रकार की कौशलों का ज्ञान इन सोपानों के अंतर्गत हम बताते हैं
और ताकि हम पाठ का विकास ठीक प्रकार से कर सके। ऐसे जो सोपानों के अंतर्गत हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते, शिक्षण कौशल व सैद्धांतिक विवेचनों का ज्ञान सामान्य रूप से हम छात्र अध्यापकों को और प्रशिक्षणार्थियों को हम देते हैं। दूसरा है विशिष्ट शिक्षण कौशल की विवेचना। विशिष्ट शिक्षण कौशल की विवेचना हम करते हैं, हम एक एक कौशल को जो हमें पढ़ाना होता है विशिष्ट रूप से उसको हम छांट लेते हैं, कौन सा कौशल हमें पढ़ना, कौन से कौशल की पाठ योजना हमें तैयार करनी है, कौन सा कौशल हमें सीखना है। जैसे हमें प्रस्तावना कौशल सीखना है तो प्रस्तावना प्रश्न कौशल में हम किस प्रकार से प्रश्न बनाएं, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के आधार पर किस प्रकार से जोड़े, किस प्रकार से प्रश्न सरल भाषा में हमें बनाने चाहिए, सरल से कठिन की ओर हमें चलना चाहिए। ये सारी चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। इसलिए विशिष्ट शिक्षण कौशल की विवेचना भी हमें प्रशिक्षणार्थियों को सिखाई जाती है, उनका ज्ञान दिया जाता है ताकि विद्यार्थी इनको सीख सके और विशिष्ट कौशलों को वो प्राप्त कर सके। ऐसे विशिष्ट कौशलों का शिक्षण का निर्धारण करते हुए हम कौशलों का विकास कर सकते, कौशलों को सीख सकते। क्योंकि एक साथ हम कौशलों का ज्ञान नहीं सीख सकते, धीरे धीरे हम कौशलों को पाठ योजना बनाते हुए हमें जो कमी है हमारी उनमें फीडबैक मिलता है, उन कमियों को हम दूर करते हैं, पुनः हम पाठ योजना बनाएं, तभी उन कौशलों को हम धीरे धीरे सीख पाएंगे। ऐसी जो सोपानों के अंतर्गत कई बातें हमारी आएगी, तो सारी चीज हम आज आपको समझा रहे हैं। आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण, पहले हम किसी कौशल को प्राप्त करने से पहले आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण करें। पहले हम खुद बताएं किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से हम इन कौशलों को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, किस प्रकार से कितने समय के लिए प्रस्तुतिकरण दे, कैसी पाठ योजना हम बनाएं, कितने छात्रों के लिए हम पाठ योजना बनाएं, कितने समय के लिए हम पाठ योजना बनाएं। ये सारी चीजें आदर्श पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आती है। जब तक हमारा आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण सही नहीं होगा तब तक हम इन कौशलों को ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी हमारी बातें इसके अंतर्गत आती है कि हमारा आदर्श पाठ का जो प्रस्तुतिकरण है वो ठीक प्रकार से होना चाहिए, हमारे पढ़ाने का तरीका ठीक प्रकार से होना चाहिए, पाठ का विकास ठीक प्रकार से होना चाहिए। किस प्रकार से हम पाठ का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं वो आदर्श पाठ कहलाता है। अध्यापकों के द्वारा पढ़ाई गया पाठ ही आदर्श पाठ कहलाता है। वो छात्र अध्यापकों को सिखाता है, जिस प्रकार से अध्यापक पढ़ा रहा है उस प्रकार से छात्र अध्यापकों को भी वो पाठ पढ़ाना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन अध्यापक देगा, उनको सीखेगा छात्र अध्यापक, तब वो कक्षा में जाकर के विद्यार्थियों को बताएगा। इससे आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण भी हमें सीखना चाहिए। ये भी सोपानों के अंतर्गत आता है। अगला है पाठ का नियोजन और किस प्रकार से हम प्लानिंग करें, पाठ का नियोजन किस प्रकार से करें, आयोजन किस प्रकार से करें। पाठ का नियोजन हमें करना चाहिए। कौन सी कौशल को हम ले रहे हैं, कौन सी कौशल में लेते हुए हम किस प्रकार की उसकी विषय वस्तु को बनाएं, कितने प्रश्न उसमें हम निर्धारण करें, कौन कौन से उसके घटक होते हैं वो हम लिखें, उन घटकों को हम पहले समझाएं। इन सारी चीजों का पाठ का नियोजन हमें पहले ही कर लेना चाहिए। और पाठ का जब हमारा ठीक प्रकार से नियोजन हो जाएगा, कितने छात्रों में उसको हम प्रस्तुतिकरण करें वो भी आता है। इसमें कम कक्षा के लिए, कम समय के लिए हम इस पाठ योजना का निर्माण करते हैं। ज्यादा कक्षा बड़ी हमारी पाठ योजना बनाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट की या 5 या 10 मिनट की ये पाठ योजना होती है, 5 से 10 विद्यार्थियों में संपन्न की जाती है। ये कम समय के लिए और कम विद्यार्थियों में संपन्न करने वाली क्रिया ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। इसलिए पाठ का जो हमारा नियोजन है वो कौशलों को धीरे धीरे सीखने के लिए छोटी पाठ योजना का हम निर्माण करते हैं और उनका नियोजन हमें ठीक प्रकार से करना चाहिए। शिक्षण हम किस प्रकार से करें, जब हमारा नियोजन हो जाता है, नियोजन होने के पश्चात पाठ योजना हमारी तैयार हो जाती है, तैयार होने जाने के पश्चात हम किस प्रकार से उसको पढ़ाएं, उसका शिक्षण किस प्रकार से कराएं, ये हमें आना चाहिए। शिक्षण में जिस प्रकार से हम पुनर्वलन कौशल का या उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार से हमें सभी कौशलों को उसमें जो प्रयोग करते हुए हमें शिक्षण कराना चाहिए। जब तक हम इनका जैसे श्यामपट्ट कौशल का भी अगर लिख रहे हैं तो श्यामपट्ट कौशल में किस प्रकार से लिखना चाहिए,
अगर हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल का करें तो किस प्रकार से हम उतार चढ़ावों से हमें पाठ का विकास करना चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न का करें तो उस प्रश्न के आधार पर शिक्षण करें तो प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से हम निकालें ताकि हमारा शिक्षण बिंदु निकल करके आए। तो ये सारी चीजें हैं कि हम जो भी हमारा जो प्रकरण है वो जब तक नहीं निकलेगा जब तक प्रस्तावना प्रश्न नहीं पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न पूछ कर ही हम प्रकरण पर पहुंचते हैं, इसलिए हमें प्रस्तावना प्रश्न में उन प्रश्नों को पूछना चाहिए ताकि हम प्रकरण तक पहुंच जाए। तब हम अपनी विषय वस्तु को पूरी करते हैं, उसको पढ़ाते कम छोटी पाठ्य योजना को हम पढ़ाते हैं, उसमें हम एक एक कौशलों को हम गहनता से उसके बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। इसलिए शिक्षण कराना भी एक कला के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण में सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमें पढ़ाना चाहिए, छात्र अध्यापकों को किस प्रकार विकास करना चाहिए, हमें किन शिक्षण के सोपानों को साथ में लेकर के चलना चाहिए, कौन सी टेक्निक से कौन सी विधि से हमें पढ़ाना चाहिए, कौन से कौशलों को प्रयोग करते हुए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीजें शिक्षण के अंतर्गत आती है, इसलिए सोपानों में शिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि जब शिक्षण करा दिया जाता है, छात्र अध्यापक छात्रों के समय शिक्षण कराता है, पढ़ाता है, जिसके बाद अध्यापक के द्वारा पर्यवेक्षक के द्वारा जब वो छोटी पाठ्य योजना को पढ़ा देता है, कम विद्यार्थियों में वो पढ़ाता है, तो अध्यापक के द्वारा पर्यवेक्षक के द्वारा प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है कि प्रतिपुष्टि उसको प्रदान की जाए, फीडबैक दिया जाए। फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा छात्र अध्यापकों को अपने शिक्षण का पता नहीं चलेगा कि छात्र अध्यापक किस प्रकार से शिक्षण करा रहा है, शिक्षण में कौन कौन सी कमियां उसके अंतर्गत आई है, क्या उन कमियों को हमें पता कैसे चले। इन सारी चीजों को हम शिक्षण के दौरान या तो हम टेप रिकॉर्ड के माध्यम से रिकॉर्डिंग करें या वीडियो कैसेट के माध्यम से उसका शब्दश सामग्री में उनको दिखाएं। प्रतिपुष्टि में जो अध्यापक के द्वारा फीडबैक लिया जाता है, टिप्पणी लिखी जाती है और छात्र अध्यापक या छात्र जो होते हैं, जो प्रशिक्षणार्थी होती है, और प्रतिपुष्टि को देख करके फीडबैक को देख करके वो अपनी कमियों को उसमें देखता है कि मेरे लेसन प्लानिंग में जो मैंने जो पाठ्य योजना में जो शिक्षण कराया है उसमें मेरी क्या कमी रही, कहाँ मेरी गलती रही। पुनः जब पाठ्य योजना वो बनाएगा दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराएगा, उन कमियों को देखा उनमें वो सुधार करेगा। इस प्रकार से प्रतिपुष्टि हमारे पर्यवेक्षक के द्वारा टिप्पणी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो अंकन के माध्यम से उनको दिया जाता है, उनमें घटकों में जो अंकन कर देते हैं या उनके कमेंट्स डाल देते हैं तो उसमें प्रतिपुष्टि के माध्यम से फीडबैक उनको दिया जाता है, इसलिए उनकी कमियों का पता चल जाता है। ये भी एक शिक्षण के सोपानों के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो माना जाता है। अगला है पाठ्य योजना का पुनर्नियोजन और किस प्रकार से पाठ्य योजना का पुनर्नियोजन करें। पाठ्य योजना का पुनर्नियोजन हमें करना चाहिए कि पाठ्य योजना जब हमने प्रतिपुष्टि दे दी और प्रतिपुष्टि में जो हमारी कमी आई है, कमी छात्र अध्यापक ने अपनी देख ली, प्रशिक्षणार्थी ने देख ली, तो पुनः वो पाठ्य योजना का नियोजन करेगा, पुनः पाठ्य योजना का आयोजन करेगा, पुनः पाठ्य योजना बनाएगा, उनमें उन कमियों को दूर कर देगा ताकि वो दूर करने के बाद फिर वो अध्यापक के समय पुनः शिक्षण कराएगा और पुनः वो शिक्षण कराएगा। जिस प्रकार से पहले वो शिक्षण किया इस प्रकार से पुनः शिक्षण कराएगा, पाठ्य योजना में शिक्षण कार्य करेगा। जिस पाठ्य योजना का पुनर्निर्माण किया है उसमें पुनः शिक्षण करवाएगा। अब इसमें क्या कमी रही फिर अध्यापक के द्वारा, पर्यवेक्षक के द्वारा पुनः प्रतिपुष्टि दी जाएगी कि अब उसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या क्या अब अच्छाई की है उसने, क्या क्या उसमें कमी है, इन सारे सुधारों के अंतर्गत वो कार्य किया जाएगा। इसलिए पुनः प्रतिपुष्टि के हिसाब से उन्हें सारे सोपानों को पुनः उसमें जो हम समझा रहे हैं पुनः प्रतिपुष्टि उनको मिल जाएगी। जो कमी है उसमें जो पर्यवेक्षक है वो टिप्पणी डाल देगा और डालने के पश्चात ही वो अपना कार्यक्रम करेगा। इसलिए ये कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो सूक्ष्म शिक्षण का जो है सोपानों के अंतर्गत हम कार्यक्रम उनको बताते हैं, प्रशिक्षणार्थी इनके द्वारा वो सीखता है, सभी सोपानों को ध्यानपूर्वक वो सीख लेता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों पर हमने जो पहले बातचीत की थी, अब सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जिसमें अगर हम चक्र में अगर इसको समझाएं तो पहले हम योजना बनाते हैं। योजना बना करके
जो भी हमारी पाठ योजना होती है, जो भी हमें विषय वस्तु के अनुसार, कौशलों के अनुसार पाठ योजना जो होती है उसकी हम योजना बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। योजना बनाने के बाद हम शिक्षण करवाते हैं, और ये शिक्षण हमने करवा दिया। शिक्षण जब हमने करवा दिया, शिक्षण में हम किस प्रकार से करें, शिक्षण के उतार चढ़ावों का ध्यान रखें, कौशल के अनुसार विषय वस्तु को किस प्रकार से हम बताएं, छात्रों की समझ में वो किस प्रकार से आ सकता है, ऐसे शिक्षण के बारे में प्रभावी शिक्षण हम किस प्रकार से दे सकते हैं, वो शिक्षण हमने करवा दिया, जो पाठ योजना हमने बनाई है। फिर जिसके बाद फीडबैक मिलता है, और फीडबैक उनको जो भी हमारे पर्यवेक्षक होते हैं, जो विद्वान साथी होते हैं, या जो भी सूक्ष्म शिक्षण का निरीक्षण कर रहे हैं, उनके द्वारा फीडबैक दिया जाता, पृष्ठ पोषण दिया जाता। और पृष्ठ पोषण मिलने के बाद जब छात्र अध्यापक जो होता है वो इस पृष्ठ पोषण मिलने के बाद अपने शिक्षण की जो कमी है उनको देखता है कि मैंने जो शिक्षण कराया है, जो छात्रों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो योजना के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या कमी रही। उस कमियों को पृष्ठ पोषण के हिसाब से पर्यवेक्षक टिप्पणी के रूप में वो पर्यवेक्षक उन पर लिख देता है, और वो छात्र अध्यापक उनको पढ़ता है। पढ़ने के बाद उन कमियों को वो दूर करता है, और अध्यापक से या विद्वान साथी से वो परामर्श लेता है, डिस्कशन करता है, और डिस्कशन करने के बाद पुनः वो पाठ्य योजना का निर्माण करता है, पुनः पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। और पुनः पाठ्य योजना का निर्माण करने के बाद फिर वो योजना बनाएगा, योजना बनाएगा, उसी कौशल पर फिर पुनः योजना बनाएगा। योजना बनाने के पश्चात वो ठीक प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करेगा। जो भी उनको पृष्ठ पोषण मिला है, उस पृष्ठ पोषण के हिसाब से जो कमियां हैं उनको वो दूर करेगा। दूर करने के बाद, कमियां दूर करने के बाद पुनः पाठ्य योजना उन्होंने बनाई, और फिर उन्होंने पुनः पाठ्य योजना बनाने के पश्चात उनको पुनः शिक्षण करवाया, और पुनः ये शिक्षण करवा दिया कि किस प्रकार से हम जो हमने पाठ्य योजना बनाई है उसका दोबारा हम पाठ्य योजना निर्माण करके शिक्षण करा रहे हैं। उसमें जो कमी रह गई है उन कमियों को दूर करके पुनः उनको पढ़ाया जा रहा है, तो पुनः शिक्षण करवाया जा रहा है। और फिर पुनः शिक्षण के बाद फिर पर्यवेक्षक के द्वारा पुनः उनको पृष्ठ पोषण दिया जाता है, पुनः फीडबैक दिया जाता है, ताकि उनकी कमियां पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ये कमियों के हिसाब से जो कमी रह गई है उनको पृष्ठ पोषण के हिसाब से उन कमियों को वो पढ़े, और कमियों को पढ़ने के पश्चात उन अपनी कमियों को देखे, और फिर उसमें लेसन प्लानिंग बनाने में उन कमियों को दूर करे। ये चक्र जब तक चलता रहता है तब तक वो पूर्ण रूप से उन कौशल को प्राप्त नहीं कर लेता, उन कौशल को पूर्ण रूप से नहीं सीख पाता, तब तक ये चक्र चलता रहता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के बारे में मैंने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र वह होता है जिसके अंतर्गत कम विषय वस्तु के आधार पर कम समय के लिए कम विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्य योजना बनाई जाती है वो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के नाम से जानी जाती है। इस चक्र के हिसाब से अगर हम चर्चा कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। पुनः मैं दोबारा चक्र को आपको बता रहा हूं कि पहले हम योजना बनाते हैं, योजना बनाने के बाद योजना के प्लानिंग कर लेते हैं, हमारी पाठ्य योजना बना लेते हैं, कम समय के लिए बना लेते हैं, कम विषय वस्तु के लिए बना लेती हैं, और एक शिक्षण बिंदु लेकर के हम वो एक कौशल लेकर के हम उसकी पाठ्य योजना बना लेते हैं। एक कौशल को हम ले और उसमें पाठ्य योजना का निर्माण करें, और कम विषय वस्तु लेकर के इस योजना को संपन्न करते हैं। जिसके बाद उसका शिक्षण हम कराते हैं, उसको हम पढ़ाते हैं, उस कौशलों के बारे में हम सिखाते हैं, शिक्षण कराते हैं। फिर प्राध्यापक के द्वारा फीडबैक दिया जाता, पृष्ठ पोषण दिया जाता, और फिर पृष्ठ पोषण में जो कमियां उनको वो दूर कर लेता है, और पुनः पाठ्य योजना का निर्माण करता है। और पुनः पाठ्य योजना का जब निर्माण कर लेता है फिर पुनः पाठ्य योजना पढ़ाता है, पुनः शिक्षण वो करा लेता है, और पुनः शिक्षण के बाद पुनः उसको पृष्ठ पोषण दिया जाता है। ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो चलता रहता है जब तक वो कौशल का पूर्ण विकास नहीं करे, कौशल को पूर्ण रूप से नहीं समझ। ये भी एक कार्यक्रम इसके अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों के अंतर्गत भी हम समझा सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत हम समझा सकते हैं। अगर हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण चक्र के समय विभाजन की, अगर समय विभाजन की हम बात करें तो कई प्रकार का समय विभाजन हमारे अलग अलग विश्वविद्यालय के द्वारा इसका निर्धारण किया गया है, जो कि मैं संपूर्ण उसको लेकर के आया हूं क्योंकि हम गहनता से इसको समझें। एनसीईआरटी के द्वारा जो समय विभाजन किया गया है सूक्ष्म शिक्षण का वो निम्न प्रकार है। जैसे शिक्षण का जो समय है, अगर हम पाठ्य योजना का पढ़ा रहे हैं या शिक्षण करवा रहे हैं तो उसका समय विभाजन कितना होना चाहिए? केवल 6 मिनट।
6 मिनट में हम उस पाठ योजना को पढ़ाएं, मात्र 6 मिनट में उस पाठ योजना को हम समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि हम इतनी देर का ही हम उस विषय वस्तु को समाहित करें जो 6 मिनट में हमारी पूर्ण हो जाए। पृष्ठ पोषण और जो भी फीडबैक दिया जाता है, जो भी प्राध्यापक के द्वारा, विद्वान साथियों के द्वारा जो निरीक्षण कर रहा है उनके द्वारा जो विद्यार्थी को छात्र फीडबैक दिया जाता है वो 6 मिनट का चलता है। 6 मिनट के लिए वो फीडबैक दे, 6 मिनट पर वो उन चीजों को डिस्कशन करे, जो फीडबैक दिया उस पर चर्चा करे, जो कमियां उनको बताए, कमियों पर वो चर्चा करे, वो 6 मिनट तक चलेगा। क्योंकि पाठ योजना तो वो पढ़ा देता है, पाठ शिक्षण तो उन्होंने करा लिया, शिक्षण कराने के बाद हट गया, हटने के बाद जो कमियां उनको देखेगा फीडबैक में, और फीडबैक देने के पश्चात उन कमियों को 6 मिनट पर डिस्कशन उस पर करे, वो 6 मिनट का समय उनके लिए होता है। जिसके बाद पुनः पाठ योजना का निर्माण करें। जब फीडबैक में वो कमियों का पता लग जाता है तो वो पाठ योजना का दोबारा आयोजन करता है, नियोजन करता है, उसके लिए हम 12 मिनट का समय देते हैं। जो एनसीईआरटी के अनुसार वो 12 मिनट का समय उनको दे दिया जाता है, ताकि वो 12 मिनट में अपनी पाठ योजना का पुनर्निर्माण कर ले, और कौशलों को लेकर के पुनर्निर्माण उनके द्वारा किया जा सकता है। और पुनः शिक्षण के द्वारा अगर हम बात करें तो पुनः शिक्षण के द्वारा किया जाता है, वो 6 मिनट का होता है। 6 मिनट के लिए हमें पुनः शिक्षण के लिए किया जाता है, तो 6 मिनट के लिए वो पुनः शिक्षण करवाता है। और 6 मिनट के लिए पुनः शिक्षण जब वो कराता है तो कई प्रकार की बातें उसके अंतर्गत आती है कि जो शिक्षण करा रहा है वो 6 मिनट का ही उनका होना चाहिए, और पुनः वो 6 मिनट के जब शिक्षण करा लेता है तो पुनः पृष्ठ पोषण प्रदान करता है, और पृष्ठ पोषण के लिए 6 मिनट का फिर समय दे दिया जाता है, 6 मिनट डिस्कशन करता है। जब वो पृष्ठ पोषण उनको दिया जाता है, 6 मिनट में जो कमियां हैं दोबारा उन कमियों को बताया जाता है। ऐसी जो एनसीईआरटी के द्वारा जो मिनट का निर्धारण किया वो 36 मिनट का कुल होता है, जिसमें शिक्षण 6 मिनट का होता है, पृष्ठ पोषण 6 मिनट का होता है, पुनः पाठ योजना 12 मिनट का होता है, पुनः शिक्षण 6 मिनट का होता है, और पुनः पृष्ठ पोषण 6 मिनट का होता है। इस प्रकार से 36 मिनट का ये पृष्ठ पोषण दिया जाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा अगर हम बात करें तो कई प्रकार के जो समय विभाजन चक्र के बारे में इसमें भी बताया गया है, जिसमें 5 मिनट का जो शिक्षण है उसके अंतर्गत कराया जाता है, उसमें 5 मिनट का समय दिया जाता है कि 5 मिनट का ही पर्याप्त शिक्षण होना चाहिए। 5 मिनट में अपनी विषय वस्तु को बता सकता है, 5 मिनट में जो भी है उसमें कौशल के बारे में वो बताए, 5 मिनट का समय उनको दिया जाता है। और अगर पृष्ठ पोषण प्रदान करना है तो 10 मिनट पर उसमें जो कमियों के बारे में वो बताए, डिस्कशन करें, कमियों को, एक एक कमियों को लेकर के छात्र अध्यापकों को समझाया कि आपने यहाँ पर अमुक गलती यहाँ पर की है, अमुक गलती को आप दोबारा की पाठ योजना में इस गलती को नहीं दोहराएं। ये पुनः इसके अंतर्गत काम किया जाता है। ये भी 10 मिनट की पाठ योजना के अंतर्गत हम लेते हैं। तो पृष्ठ पोषण में 10 मिनट पर डिस्कशन किया जाता है, ये भी कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलता रहता है। अगर हम बात करें पुनः पाठ योजना की, जब हम पुनः पाठ योजना करते हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा बनाते हैं तो 15 मिनट का समय उसके अंतर्गत दिया जाता है कि 15 मिनट का समय उनको लगाया जाए। 15 मिनट का समय पाठ योजना को पुनर्निर्माण के लिए दिया जाता है। एक एक कौशल को उसमें बनाए, कौशल में लेते हुए प्रश्नों को उसमें बनाए, प्रश्नों को बनाते हुए उसमें विषय वस्तु का निर्धारण करें, और विषय वस्तु को निर्धारण के बाद करके उसको शिक्षण हम कराएं। तो ये पाठ योजना के लिए, पुनः पाठ योजना बनाने के लिए 15 मिनट का समय इसके लिए देते हैं। तो जो योजना बनाई जाती है पाठ योजना, उसके लिए 15 मिनट का समय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित किया वो 15 मिनट का समय माना जाता है। पुनः शिक्षण की अगर बात करें, जब पाठ योजना बना लेते हैं पुनः, तो पुनः शिक्षण करवाना होता है, उसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। 5 मिनट का समय, 5 मिनट का हमें समय देना चाहिए, और जब तक हम 5 मिनट का समय इनको नहीं देंगे तब तक ये योजना पुनः हमारी नहीं, क्योंकि पहले हमने 5 मिनट दिया है और दोबारा भी हम 5 मिनट को समय देते हैं, इसलिए हमारा निर्धारित है उसको 5 मिनट हमें शिक्षण के लिए दिया जाए, ये भी हमारा निर्धारित किया गया। फिर हमें पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए, पुनः पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए 10 मिनट का समय,
10 मिनट का समय हमें निर्धारण किया जाए, तो 10 मिनट तक जो भी पुनः अगर दोबारा गलती कर रहा है तो फिर उसके देखी जाए अब अमुक छात्र अध्यापक ने क्या गलती की है पढ़ाने में। उन सारी चीजों को धीरे धीरे टेप रिकॉर्ड के माध्यम से, जो रिकॉर्डिंग की है उसके माध्यम से भी छात्र अध्यापक को बता सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी हम बता सकते हैं, या अन्य जो पर्यवेक्षक टिप्पणी है उनके माध्यम से भी हम बता सकते हैं। तो 10 मिनट के समय में उनकी चर्चा चलती है, कहाँ क्या कमी है, उसमें कैसे सुधार किया जाए और किस प्रकार से सुधार करते हुए इन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। और दूर करने के पश्चात हम इन सारी चीजों के पृष्ठपोषण के हिसाब से जो हमारी बात थी वो हमने प्रदान की है, और आगे की जो पाठ योजना वो अन्य कौशलों में बनाएगा, उनमें ये गलतियों को नहीं दोहराएगा। इस प्रकार से ये योजना है वो 45 मिनट की मानी गई है। जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जो समय चक्र का समय विभाजन किया गया है वो 45 मिनट का किया गया है, और एनसीईआरटी के द्वारा 36 मिनट का किया गया है। इसलिए हम अगर सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों की या सूक्ष्म शिक्षण चक्र की या सूक्ष्म शिक्षण चक्र के समय विभाजन की बात करें तो कई प्रकार की जो बातें हैं इसके अंतर्गत आती है। तो मैंने संपूर्ण जो आपको बातें बताई है उसमें सूक्ष्म शिक्षण के जो कई प्रकार के जो गहनता की जानकारी है वो देने का प्रयास किया है। तो मैंने कई प्रकार के एक निचोड़ रूप में मैं पुनः इसको बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो भी सूक्ष्म शिक्षण जो हमें प्रदान करना होता है वो छात्र अध्यापकों को इसलिए प्रदान करना होता है कि छात्र अध्यापक एक एक कौशल को धीरे धीरे चक्र के हिसाब से, छोटे पाठ योजना के हिसाब से, कम विषय वस्तु के हिसाब से, कम संख्या के आधार पर, छोटा कक्षा के आधार पर उस शिक्षण को वो करवा सके, ऐसी पाठ योजना का निर्माण वो करे, ऐसे कौशलों को वो सीखे। एक एक कौशलों को हम धीरे धीरे सीखते हुए हमें बेहद पाठ योजना जो हमारी जो डेली लेसन प्लान है उस तक हमें पहुंचना होता है। तो हम जब तक हम कौशलों को नहीं सीखेंगे, हमारे कई प्रकार के कौशल है, जैसे हमारे प्रस्तावना कौशल है, शामपट्ट कौशल है, पुनर्वलन कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। तो कई प्रकार के ऐसे कौशलों को हम ले सकते हैं जहां पर हम मुख्य रूप से इनका प्रयोग कर सकते हैं और उन कौशलों को हम सीखते हैं धीरे धीरे। और भी अन्य हमारे कौशल भी हमारे होते हैं तो उनको भी हम धीरे धीरे उनमें एक एक पाठ योजना हम उनकी बनाते हैं। और जब तक कौशलों का विकास पूर्ण रूप में नहीं हो पाता तब तक हम इस चक्र के हिसाब से हम चलते रहते हैं। हम योजना बनाते हैं, योजना बनाने के बाद हम शिक्षण करवाते हैं और शिक्षण करवाने के बाद हम पृष्ठपोषण देते हैं। पृष्ठपोषण देने के पश्चात पुनः योजना बनाते हैं, पुनः योजना के बनाने के बाद पुनः शिक्षण करवाते हैं और पुनः शिक्षण के बाद पुनः पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। ये चक्र के हिसाब से चलता है। जो विद्यार्थियों को ये चक्र को समझाना चाहिए, प्रशिक्षणार्थियों को चक्र को समझाना चाहिए, तब तक ये शिक्षण को या सूक्ष्म शिक्षण को नहीं समझ पाएंगे या कौशलों का विकास नहीं कर पाएंगे, तब तक ये चक्र को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें चक्र को के हिसाब से ही हमें पाठ योजना का निर्माण या शिक्षण का जो है प्रस्तुतिकरण या पृष्ठपोषण, जो हमें पर्यवेक्षक टिप्पणी या पुनः योजना, पुनः पाठ योजना का निर्माण या पुनः शिक्षण कराना या पृष्ठपोषण पुनः प्रदान करना, ये इसी हिसाब से चलता रहता है जब तक हम पूर्ण कौशलों का विकास नहीं करें। समय चक्र के बारे में विभाजन की बात करें तो कई प्रकार के चक्रों में हम कहते हैं कि हमें छोटी कक्षा के लिए कम समय इसमें निर्धारित करना चाहिए, कम विषय वस्तु इसमें लेनी चाहिए, कम छात्रों में इसको प्रदान किया जाना चाहिए। हम 10 से या 15 छात्र इसमें ले सकते हैं या 5 से 10 इसमें छात्र ले सकते हैं। 5 से 10 मिनट की हमारे शिक्षण की प्रक्रिया इसकी होनी चाहिए क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में निर्धारित किया गया है। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा या एनसीईआरटी के द्वारा जो समय का विभाजन जो किया गया उसमें मैंने कई प्रकार से आपको प्रकाश डाला है, क्योंकि इसमें 36 मिनट का जो है एनसीईआरटी ने इसका जो समय निर्धारित किया है और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा 45 मिनट का समय निर्धारण किया है। तभी हमारा चक्र पूरा होगा, तब तक जब हम इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शिक्षण के लिए एनसीईआरटी ने 6 मिनट का समय निर्धारण किया है और पृष्ठपोषण के लिए 6 मिनट का किया है, ताकि वो पृष्ठपोषण में अपना डिस्कशन कर ले। और पुनः पाठ योजना के निर्माण के लिए 12 मिनट का समय निर्धारित किया है और पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट का निर्धारण किया है
ताकि वो पुनः उसकी पाठ योजना 6 मिनट की, क्योंकि शिक्षण जब 6 मिनट का करवा रहे तो पुनः शिक्षण कराने के लिए पाठ योजना 6 मिनट की हमें बनानी चाहिए। और पुनः पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए हमें 6 मिनट का जो पृष्ठ पोषण हमने पहले दिया है, पुनः पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए हम 6 मिनट देते हैं। इसलिए हमें 36 मिनट की जो पाठ योजना है उसके लिए हम जो एनसीईआरटी के द्वारा समय जो विभाजन है उसके द्वारा हम करते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा 5 मिनट का हमें शिक्षण का चयन दे रखा है, 5 मिनट ही हमें देना चाहिए। 10 मिनट पृष्ठ पोषण के लिए हमें प्रदान करना चाहिए, 15 मिनट पुनः पाठ योजना के लिए प्रदान करना चाहिए और पुनः शिक्षण के लिए 5 मिनट निर्धारित किया गया, क्योंकि 5 मिनट ही पहले निर्धारित किया है, 5 मिनट ही हम पुनः शिक्षण के लिए निर्धारण कर रहे हैं। और पुनः पृष्ठ पोषण के लिए 10 मिनट का निर्धारण किया है पहले, और 10 मिनट के लिए हमें उसके लिए 6 मिनट का हमें पहले हमने पृष्ठ पोषण के लिए निर्धारण किया, 6 मिनट का ही हम पृष्ठ पोषण के लिए निर्धारण कर लिए। इस प्रकार से हमें कई प्रकार के जो कार्यक्रम है वो हमारे जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर 10 मिनट का हमें जो है पृष्ठ पोषण यहाँ पर प्रदान किया गया है। इसलिए हमें इस पृष्ठ पोषण में जो है हमारा कार्यक्रम है पृष्ठ पोषण 10 मिनट का, तो 10 मिनट का ही हम निर्धारण करते हैं, इसलिए 45 मिनट का जो पृष्ठ पोषण है वो हम निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा जो चक्र है वो पूर्ण होता है। आपने चक्र को गहनता से सुना होगा, जाना होगा, और इन्हीं आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।